As you know, the 10th board exams are coming. So what we have decided is we'll take some expected questions from each topic of each chapter. Like first of all, we are taking life processes, and now what we will be doing, we'll be taking the most expected questions and the most expected topics from this chapter. Like first of all, the chapter from biology, that is life processes. What topics are important from the topics which questions are coming again and again and again. Topics are the first, which is photosynthesis. You already know. Second, double circulation. Third, nephron diagram, which is so important. Fourth, respiration difference. You already know that aerobic and anaerobic respiration. Stomata mechanism, that is opening and closing of stomata. Next is heart diagram. Now in the heart diagram, we'll be reading that how the blood is transported in the humans and how it occurs and everything. Okay. ओके तो शुरू करते हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में आ चुका है. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाटर्स एंटर्स प्लांट्स रूट्स ड्यू टू. तो वो पार्ट प्लांट का जहां से वाटर एंटर करता है, कौन सा पार्ट है? दैट इज रूट. अब एंटर करता कैसे? तो वो आपको प्रोसेस बताना है जिससे वाटर एंटर कर पा रहा है. सो I think the process is what? Osmosis, in which the water moves from higher concentration to the lower concentration. Okay? तो water जो enter कर रहा है roots के अंदर, that is due to osmosis, in which the water move from higher concentration to the lower concentration and move inside the root. So let's look at the answer. The answer is osmosis. So easy question. Now move to the next. A stomata closes when? Very important question, which has already been asked in 2024. That स्टोमेटा क्लोजेज व्हेन. एक स्टोमेटा क्लोज कब होता है? तो वी हैव सम ऑप्शंस. दैट इज फर्स्ट, इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिएगी, अगर इट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या वो क्लोज करेगा? कॉमन सेंस है ना. अगर CO2 अंदर जानी है, चाहिए, तो बंद तो नहीं करेगा ना, ओपन करेगा. नेक्स्ट, इट डज नॉट नीड CO2. अब उसको CO2 नहीं चाहिए ऑब्वियसली. जब आपको जितने लोग मंदिर में लेने हैं आपने लिए, फिर गेट बंद कर दिया. तो सेम CO2 जितनी लेनी उतनी ले ली, गेट बंद कर दिया हमने. थर्ड, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल. नाउ व्हाट इज दिस? हैव यू हर्ड अबाउट अ टॉपिक दैट इज ट्रांसपीरेशन? इन दैट टॉपिक व्हाट वी हैव लर्न दैट वाटर मूव्स आउट ऑफ द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. ठीक है. तो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल. तो जैसे ही पानी बाहर चला जाएगा, गार्ड सेल से पानी बाहर चला जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे. तो सर ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड बहुत सही लग रहे हैं. फोर्थ भी देखते हैं. वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल. अब बेटा अंदर जाना है, फ्लोज इनसाइड. तो इनसाइड में तो कॉमन सेंस है ना, बंद तो नहीं होगा, खुलेगा. तो ऑप्शन नंबर दैट विल बी सेकंड एंड थर्ड. तो लेट्स चेक दैट इट इज सेकंड और थर्ड और नॉट. द ऑप्शन नंबर इज सेकंड एंड थर्ड. ओके. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर टॉपिक दैट इज डाइजेशन. रिमेंबर नाउ व्हाट इट इज सेइंग. secretion of less saliva in mouth will affect the conversion of. अब अगर हम थोड़ा सा याद करें, अगर डाइजेस्ट सिस्टम की तरफ चले, तो जो हमारा माउथ पार्ट था, इफ यू रिमेंबर, जो हमारा माउथ पार्ट था, उस माउथ पार्ट में यहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट थी सर? सलाइवरी ग्लैंड. वेरी गुड सर, सलाइवरी ग्लैंड वाज प्रेजेंट. एंड इफ यू रिमेंबर, दिस सलाइवरी ग्लैंड वर्क वाज टू रिलीज व्हाट? सलाइवा. एंड इट द सलाइवा कंटेन्स व्हाट? सलाइवरी अमाइलेज. और एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, जब भी कहीं अमाइलेज दिख जाए तो इट मीन्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और यू कैन से स्टार्च, और यू कैन से अ शुगर. नाउ वी हैव टू लुक टू द टॉपिक व्हाट इट इज सेइंग. हमें पूछा है कि अगर सलाइवा कम हो गया माउथ में तो क्या होगा? ओ हो, नाउ सलाइवा इज लेस. तो अगर सलाइवा कम हो गया तो किसके डाइजेशन पे फर्क पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन पे. कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं है तो स्टार्च तो है ना, तो स्टार्च के डाइजेशन में फर्क पड़ेगा सर. बट सर यहाँ शुगर भी है. ओ माय गॉड सर, इट इज सो कंफ्यूजिंग. डोंट बी कंफ्यूज्ड. स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर. ये हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट या जो स्टार्च है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर में होता है. आपका अमाइलेज उसको सिंपल शुगर में ब्रेक कर देगा. ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले तो आगे देखते हैं.
आंसर देखते हैं इसका, और जहां तक मेरे को लगता है ऑब्वियसली आंसर यही है, 2025 में पूछा हुआ भी है, हमें याद होना चाहिए। हमें तीनों ग्लैंड्स, तीनों जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट होता है हमें पता होना चाहिए। चलते आगे। द आंसर इज स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन, नाउ द वर्क ऑफ बाइल इन ह्यूमन डाइजेशन। बाइल्स हेल्प्स इन, देखो सलाइवरी अमाइलेज ने हेल्प किया किसके डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के। बाइल किसके डाइजेशन में हेल्प करता है सर, सिंपल, बाइल हेल्प इन इमल्सिफाइंग और डाइजेस्टिंग व्हाट, फैट्स, वेरी गुड, और यू कैन से लिपिड्स। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं लिपिड्स भी लिखा आता है तो डरना नहीं है, फैट और लिपिड्स बोथ आर सेम, कहीं कहीं लिपिड्स भी आता है। बाइल का काम है फैट्स को क्या करना, इमल्सिफाई करना, इमल्सिफाई मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ले आना। तो नाउ लेट्स लुक एट दी पॉइंट्स। प्रोटीन ब्रेकडाउन कौन करता है सर, प्रोटीएज, याद है प्रोटीएज कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्टमक, स्टमक में होता है प्रोटीएज, पेप्सिन रिलीज करता है प्रोटीएज एंजाइम, और वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। फैट इमल्सिफिकेशन 100% सही आंसर है सर। थर्ड इट इज सेइंग स्टार्च डाइजेशन, अभी पढ़ा है, कौन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं, तीनों पे क्वेश्चन आ सकता है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, एक 24 में पूछा गया, एक 25 में पूछा गया, तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, अगेन अ मच इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। 2 ही टाइप का होता है, एनाएरोबिक एंड एरोबिक। नाउ व्हाट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, सी अगर आपको थोड़ा सा याद है तो आप, अगर हम डिफरेंस की बात करें एरोबिक एंड एरोबिक, एरोबिक मीन्स व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, anaerobic means what, in the absence of oxygen, or you can say when oxygen is not sufficient, ठीक है। तो एरोबिक का मतलब क्या है कि जो आपका ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है। तो अगर आपको याद हो तो आपके इसमें एक टेबल थी, ग्लूकोज ब्रेक इनटू पाइरुवेट, देन देयर वाज अ फ्लो चार्ट इन योर बुक एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही लेना, इसमें आ ही जाएगा, एमसीक्यू चांसेस ज्यादा है इसमें आने के। आपसे वो एरोबिक के लिए या एनारोबिक के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली एनारोबिक के लिए एमसीक्यू तो पूछ ही सकता है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अगर एरोबिक की बात करें तो इट ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी, योर CO2 प्लस वाटर। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, पता है क्या प्रोड्यूस होता है, पैर दुखते हैं ना, क्रैम्स आते हैं जब भागते हो, इतना भाग के तो फिर कहते हो मम्मी पैर दुख रहे, क्रैम्स आ रहे हैं। तो क्रैम्स क्यों आते हैं, बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। सर मसल्स में प्रोड्यूस हो रहा है मतलब कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली अकर्स इन योर मसल्स, इट अकर्स इन योर मसल्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो हमें कह रहा है कि हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारे मसल्स में, अभी बताया, सिंपल, लैक्टिक एसिड। कोई दिक्कत, क्वेश्चन 2012 में पूछ रखा है, चांसेस है इस बार फिर पूछ ले, इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। अगर हम इसकी बात करें, देखो आपके सामने बना रखा है बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट, हमारे एडिटर साहब ने सब कुछ हमें करके भेजा है। देखो ग्लूकोज पाइरुवेट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी याद रखना, हम आगे डिस्कस करेंगे, ये फिर से आएगा एक बार। तो ग्लूकोज होता है पाइरुवेट में, पाइरुवेट अगर ऑक्सीजन नहीं है इन यीस्ट, यीस्ट के अंदर, यीस्ट एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है इथेनॉल में। आपने पढ़ा होगा ना क्लास 7th में 8th में, फर्मेंटेशन, बस वही है। फर्मेंटेशन कैसे होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे होता है यीस्ट, इस तरह से हो पाता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दी mitochondria, carbon dioxide, and that's why mitochondria is known as powerhouse of cell, because here energy is being produced, ठीक है, okay। Now move to the next, okay, now the next question which is from 2024, that is assertion and reasoning. Now what it is saying, xylem transport water and minerals from roots, xylem transport water and minerals from root, सही है, यही पढ़ा हमने कि xylem water और minerals को ट्रांसपोर्ट करता है रूट में से। जाइलम इज ओनली इन रूट, जाइलम सिर्फ रूट्स में होता है, क्या सही है गलत है, क्या कहते हो। तो अगर हम बात करें कि जाइलम इज ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स, ये पढ़ा था हमने। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम से समझे, ये हमारा रूट सिस्टम, ये आपका स्टेम, ये आपकी लीफ, फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां पे,
पानी को भेजना है तो पानी यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ। अब सर मोटर लगी है क्या, मोटर भेज देगी? मोटर तो है नहीं सर। हमारी बॉडी में चलो हार्ट है, बेचारा काम कर रहा है 24/7 चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ तो वो भी नहीं है, कैसे चली जाए? तो हमने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है, एक प्रोसेस होता है यहाँ पे लीव्स में ट्रांसपीरेशन का, उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, एक सक्शन पूल क्रिएट होता है, और उसकी वजह से जो पानी है वो नीचे से कहाँ चला जाएगा, आपकी लीव्स के पास, ठीक है। और जो जाइलम होता है सर वो रूट्स में ही नहीं होता है, यहाँ भी तो है, वरना पानी यहाँ से उड़ के यहाँ थोड़ी गया, स्टेम में नहीं था जाइलम। तो सर अल्टीमेटली जो ऑप्शन नंबर आपका जो रीजन है वो क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो 2021 और 23 दोनों में पूछा गया, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। सही बात है, आपकी बॉडी में जितने लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे डाइजेशन मान लो, रेस्पिरेशन मान लो, कुछ भी मान लो, सबको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इन लाइफ प्रोसेसेस एंड एटीपी इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ तो ये भी सही बात है, बट क्या इसका इससे कोई लॉजिक बन रहा है क्या, नहीं बन रहा सर। एनर्जी जो है वो लाइफ प्रोसेस करवा रही है, एकदम सही बात है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी सही बात है, बट क्या इन दोनों का किसी से कोई मैच है क्या, नहीं है सर। ये एक अलग चीज बता रहा है, ये एक अलग चीज बता रहा है। तो सर असर्जन रीजन तो सही है, बट रीजन असर्जन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। चलते नेक्स्ट, आपका असर्जन रीजन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज देखो कॉमन सेंस है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो अलग अलग प्रोसेस हो गया ना। लाइफ प्रोसेस को एनर्जी चाहिए भी एक अलग प्रोसेस हो गया, तो बोथ आर डिफरेंट प्रोसेसेस, तो दोनों का कोई एक दूसरे से मैच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओ माय गॉड, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको भी। दो तरह की ब्लड वेसल्स आपके पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरीज, और दूसरी क्या होगी, वेन। आर्टरीज का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, नो सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, ऑल्सो नोन एज प्योर ब्लड। क्या मतलब है इसका, इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, आपकी ऑक्सीजन। और वेन्स क्या ले जा रही है सर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, CO2। समझ में आई। तो सर असर्जन तो 100% सही है, थिक वॉल्स होती है, बिकॉज आर्टरीज जो है वो ब्लड बहुत प्रेशर से लेके जाती है, तो थिक वॉल्स होना जरूरी है। अगर ये थिक वॉल्स नहीं होती तो आपकी ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाती, फूट जाती, इसलिए थिक वॉल्स होती है, ये तो बात सही है। लेकिन क्या वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, योर असर्जन इज ट्रू बट योर रीजन इज व्हाट, फॉल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्जन क्या कह रहा है, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, ये हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सही है एकदम, ओके। नाउ डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस इक्वेशन एंड स्टोमेटा रोल इन ट्रांसपिरेशन। कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब रोल ऑफ स्टोमेटा इन ट्रांसपिरेशन, उससे पहले अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, बहुत इजी टॉपिक, छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए, CO2 और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहे, प्लांट का खाना बना रहे, क्या है C6H12O6, और साथ में क्या रिलीज होती है, हमारी दिल की धड़कन, ऑक्सीजन। ये नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और H2 की बात करें, आपको बताइए कहाँ कहाँ से आ रहा है। देखो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है सर, तो क्या सिर्फ यही लिखना है, नहीं, आपको सब एक्सप्लेन करना होगा। CO2 कहाँ से आ रही है, वाटर कहाँ से आ रहा है, अभी पढ़ा हमने रूट्स में से आता है, किसकी हेल्प से आता है, जाइलम की हेल्प से आता है। CO2 कहाँ से आ रही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टोमेटा। स्टोमेटा अभी हमने MCQ में पढ़ा था कि स्टोमेटा CO2 को लेके आ रहा है। ये जो आपका ग्लूकोज है, ये आगे फर्दर ब्रेक डाउन होगा और प्लांट इसको यूटिलाइज करेगा। यहाँ एक टर्म लिखी होती है क्लोरोफिल, इसका क्या काम है, सनलाइट को कैप्चर करना, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि रोल ऑफ स्टोमेटा इन ट्रांसपिरेशन। देखो बेटा, अगर आपको ट्रांसपिरेशन याद हो थोड़ा बहुत भी, कि अगर एक लीफ में से ट्रांसपिरेशन होगा, पानी इवेपोरेट होगा, जब ये इवेपोरेट होगा तभी तो आपका जो पानी है वो रूट में से यहाँ पाएगा, अदरवाइज तो वो पूल क्रिएट ही नहीं होगा और पानी नीचे ऊपर आएगा नहीं। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन होना बहुत जरूरी है। तो सर इसमें इसका क्या रोल है, अरे भाई साहब यही तो वो भाई साहब है जहां से पानी बाहर जा रहा है, वरना लीफ में से छेद होकर थोड़ी चला जाएगा। आपकी स्टोमेटा जो होती है वो ओपन होगी और यहाँ से जो आपका पानी है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन एंड इट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अदरवाइज प्लांट की जो लीफ है उनको क्या नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता और फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। एक बार देख लो इसकी तरफ, कह रहा है स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, ये अलाउ करते हैं वाटर वेपर को एस्केप करने में। जब हीट पड़ेगी, ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर वेपर्स लीफ को छोड़ के बाहर चले जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एक ट्रांसपिरेशन पुल, एक खिंचाव पैदा होगा जिसकी वजह से वाटर जो है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। और अगर ये नहीं होता तो आपका जो पानी है वो मूव नहीं करता लीफ के अंदर, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि भाई इस बार आ ही जाए, काफी बार पूछा गया है कि सर ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इतनी कॉइल्ड क्यों है, ये इतनी ऐसे ऐसे ऐसे,
सर लार्ज इंटेस्टाइन तो देखो कितनी सुंदर सी है, एकदम ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, खत्म हो गई। ये ऐसा 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 ये ऐसा ऐसा इतना गंदा सा स्ट्रक्चर क्यों है, ये हाईली कॉइल्ड क्यों है? देखो बहुत सिंपल रीजन है इसके हाईली कॉइल्ड होने का। रीजन क्या है कि जितना ज्यादा कोई चीज कॉइल्ड होगी वो क्या इंक्रीज करेगी, एब्जॉर्प्शन एरिया। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी याद हो तो आपको याद होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पे डाइजेशन तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। और प्लस इसमें एक प्लस चीज और क्या है, आपको याद होगा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो इस एब्जॉर्प्शन में और हेल्प कर देते हैं। तो ये जितना ज्यादा कॉइल्ड है उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा आपकी बॉडी को उतने ज्यादा क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इनर वॉल में विलाय होते हैं, माइक्रोविलाइज होते हैं जो कि इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। मेनली जो इसका आंसर है यही है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करना चाह रहा है डाइजेशन, ताकि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो इजीली हो जाए और आपकी हर बॉडी के पार्ट तक क्या पहुंच जाए, न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स रिक्वायर्ड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखो बहुत जरूरी है, जब आप क्लास में पढ़ते हो तब आपको टीचर्स ने बताया होगा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों जरूरी है। देखो बेटा, मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, मान लो दिस इज योर लेग। अब ऑक्सीजन को यहां से यहां मूव करना है, पता कितना टाइम लगता? अगर ये नहीं होता तो, अगर ये नहीं होता तो कितना टाइम लगता? 3 साल। 3 साल लगते हैं सिर्फ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को यहां से यहां आने में, 3 साल। तो सर इसने ऐसा क्या कर दिया, इसने हमारे लिए इतना अच्छा काम कर दिया। जो आपका हीमोग्लोबिन है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, आपके आरबीसी में। देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के पास होती है ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, ये उसके साथ में बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ता है तो उससे क्या होता है, ये इजीली ऑक्सीजन को जहां जहां रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपका ब्रेन हो, चाहे वो आपकी फुट की लास्ट मसल हो, वहां तक की सेल को भी ये क्या पहुंचा देगा, ऑक्सीजन पहुंचा देगा। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जितने ज्यादा होंगे ऑक्सीजन उतना इजीली क्या होगा, डिलीवर होगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत है। तो बाकी लोगों को सर क्यों नहीं है, मल्टी सेल्यूलर को क्यों है बेटा? बिकॉज हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारी बॉडी में प्रोसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट कम होती तो हम लोग भी काम चला लेते डिफ्यूजन से। आपने पढ़ा ही है कि कई एनिमल्स में डिफ्यूजन होता है, हमारे अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाई इज हीमोग्लोबिन नेसेसरी इन ह्यूमन ब्लड। सेम क्वेश्चन है बट अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों इंक्लूड कर लिए। पता होना चाहिए, आंसर सेम होगा भाई, कि अगर ये नहीं होता तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना इज वेरी लेंथी प्रोसेस, और वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग ऑलरेडी काफी कुछ तो इसमें डिस्कस कर चुके हैं। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, लो इसके एक डिफरेंस देख लेते हैं, क्या कह रहा है। फर्स्ट, occurs in the presence of oxygen, occurs in the absence of oxygen, already we have discussed. Second, cytoplasm and mitochondria। देखो ये याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए एक नंबर में मान लो कभी किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि ये जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, कई बच्चे को याद नहीं होता है। आप में से कई लोग होंगे जो इसका आंसर ये लिख के आएंगे कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इससे तो उसको पावर हाउस कहते हैं। और देखो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर वो कह दे ग्लूकोज से पाइरुवेट कहाँ हो रहा है, तो बेटा ये अकर होता है आपके साइटोप्लाज्म में, प्लीज गलत मत करके आना। और पाइरुवेट से अगर आपसे पूछे कि आगे एनर्जी कहां बन रही है, तो ये वाला प्रोसेस हो रहा है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये याद रखना और प्लीज गलत मत करना। सिंपल, ग्लूकोज से पाइरुवेट साइटोप्लाज्म, पाइरुवेट से एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कहां होता है प्रोसेस, आपकी सारी सेल्स में होगा, मसल सेल्स में, प्लस कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है। ठीक है, थर्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरेट 36 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आपकी बॉडी को हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे 36 एटीपी मिल रही है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी मिलती है, ओनली 2 एटीपी। तो क्या इससे हमारा गुजारा होगा क्या, नहीं होगा ना। बट ये कब काम आता है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, जैसे ही वो पूरी होगी वापस से आपकी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाएगी और वो वापस से कितना एटीपी बनाएगा, 36 एटीपी। ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका अभी हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया था, क्या था, लैक्टिक एसिड। चलो नेक्स्ट, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। आ सकता है, बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। तो सर हम तो इसमें फंस जाते हैं सर, वो ना तो डायग्राम बनता है और ना याद रहता है। देखो डायग्राम का मैं नहीं कहता, डायग्राम तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट याद मैं आपको करवा दूंगा। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एक सर्किल बनाओ, 4 टुकड़े बना दो, खत्म कर सकते हैं ना। जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस। कैसे, देखो भाई, सबसे पहले तो सर हम गलती यहाँ से करते हैं कि हमें यही नहीं पता कि राइट साइड कौन सी और लेफ्ट साइड कौन सी है। सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, दिस इज माई राइट, दिस इज माई लेफ्ट, सही हूं ना मैं, गलत।
अगर मैं आपके सामने ऐसे आके खड़ा होता हूँ तो दिस इज माई राइट साइड, तो अगर मेरी ये राइट साइड है तो बेटा ये आपका लेफ्ट साइड कैसे होगा? तो आपका कहने का मतलब है कि जो आपका ब्लड आता है वो लेफ्ट साइड में आता है पहले, गलत है ये। आपका जो ब्लड आएगा वो आपके हार्ट के राइट एट्रियम में आता है, राइट साइड में आता है। दिस इज योर लेफ्ट साइड। एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो कुछ मत करना, शीट को उठाना अपने आगे रख लेना। जब अपने आगे रखोगे तो ये आपकी राइट साइड, आंख बंद करके लिख देना सर ये मेरी राइट साइड है। अगेन दिस इज योर राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड। देखो भाई ऊपर वाले दोनों जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम। नीचे वालों को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, वॉल्स होते हैं ट्राइकस्पाइड, बाइकस्पाइड। सर थोड़ा सा रिवाइज करवा देते कि वॉल्स क्या होते हैं, क्या ये किसी ब्लड वेसल में भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, सुन लो। देखो भाई आपकी जो वेन्स है, आपकी वेन्स का अगर आपने कभी ढंग से स्ट्रक्चर देखा तो एक तो वो थिन होती है, प्लस उसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप। क्या कर रही है? अगर ब्लड यहाँ प्रेजेंट है तो ब्लड वापस नहीं जाना चाहिए ना, तो ये ब्लड का बैक फ्लो जो होता है उसको रेजिस्ट करते हैं। सेम यहाँ भी यही काम है। आपका जो ब्लड है उसका ब्लैक फ्लो, मतलब जब एट्रियम से वेंट्रिकल आएगा तो मान लो वेंट्रिकल से एट्रियम वापस चला जाता, फिर सर ऐसा तो यही झूलता रहेगा, वेंट्रिकल एट्रियम वेंट्रिकल एट्रियम, ऐसा थोड़ी करना है। इसका बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए हमें भगवान ने पूरा तैयार करके भेजा, और हमें क्या देके भेजा है? वॉल देके भेजे कि भाई उस बच्चे को, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सर ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो आपका ये वाला जो पार्ट है राइट एट्रियम, देखो भाई याद रखना शॉर्टकट एक ट्रिक जैसा ही है कि ये इसका अपोजिट है। राइट एट्रियम का अपोजिट क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसका काम जो है यहां होता है बॉडी से इनकमिंग। तो सर अगर बॉडी का इनकमिंग है और आप करो ये इसका उल्टा है तो ये बॉडी में क्या हो गया? आउट गोइंग। ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ये बॉडी से आ रहा है, ये बॉडी में जा रहा है। समझ में आया? यहाँ ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड बॉडी में जाता है। यहाँ की बात करें, देखो बहुत इजी है, यहाँ और यहाँ। सर यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? बॉडी में जा रहा है? नो, दिस इज मूविंग टू योर लंग्स। और जब ये लंग्स में जा रहा है तो ये कहाँ से आ रहा होगा? ऑब्वियसली लंग्स से आ रहा होगा। तो सर देखो एंट्री एग्जिट तो पता पड़ गई, कौन कहाँ से आ रहा है? ये बॉडी से आता है, ये बॉडी में जाता है, ये लंग्स में जाता है, ये लंग्स से आता है। अब बात करते हैं कि आपका प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड सब कहाँ क्या होता है, थोड़ा सा वो भी सुन लो। देखो ये जो आपकी वेन है ये कैरी करती है आपकी बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड। आपका इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर कौन लेके आएगा? वेन लेके आएगी। यहाँ पे जब हार्ट के पास आती है तो उसको हम वेना केवा भी कहते हैं, ये याद रखना। जब हार्ट के पास वो वेन जो हार्ट के पास इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है उसको हम वेना केवा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड जैसे ही राइट एट्रियम में फिल होगा इसका होगा कॉन्ट्रेक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा? आपके राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। नाउ दिस ब्लड व्हेन द राइट वेंट्रिकल विल बी टोटली फिल्ड, नाउ दिस ब्लड विल बी मूविंग टू योर लंग्स। आपकी लंग्स में जाएगा ये। सर घूमने गया है क्या लंग्स में? अरे नहीं भाई, घूमने नहीं गया। आपका ब्लड अभी जो था वो भी इम्प्योर तो है, प्योर भी तो करना पड़ेगा। इम्प्योर ब्लड थोड़ी भेजना है वापस बॉडी के पास, प्योर भेजना है ना। तो लंग्स क्या करता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइंड करके और जूम करके दिखाऊं तो आपने एक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखा होगा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और इसके पीछे ब्लड वेसल्स होती है ऐसे, याद है कुछ? क्या बोलते हैं इसको? एल्वियोलाई। क्या करती है? बाहर से ऑक्सीजन लाई, कहाँ छोड़ दिया? ब्लड में। ब्लड ने इसको क्या दे दिया? CO2। इसलिए तो बोल दे कि एल्वियोलाई इज दी प्लेस जहां पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैस एक्सचेंज होती है। आपके ब्लड में से वो ले गई ऑक्सीजन, CO2 ले गई और लाके क्या छोड़ दी उसने? ऑक्सीजन छोड़ दी। अब नाउ दिस ऑक्सीजन विल मूव अगेन टू योर हार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट एट्रियम टू योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल टू योर बॉडी। इतना सिंपल है सर, देखो इतना सिंपली हो गया। सर कुछ और भी याद रखना है क्या? हाँ, एक छोटा सा, देखो कंफ्यूज नहीं करेगा, एक छोटा सा आपका क्या कहते हैं ना, एक छोटा सा एक्सेप्शन है। और देखो साइंस है तो साइंस में तो जितना बनाया नहीं उतना तो एक्सेप्शन दे दिए। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो आपकी वेन है सर, ये जो प्योर इम्प्योर ब्लड जो लंग्स की तरफ जा रहा है, सर आपने देखो हमेशा सिखाया है कि इम्प्योर ब्लड जो होता है वो हमेशा वेन्स लेके आती है, झूठ मत बोलना सर। हाँ ये सिखाया है। और जो प्योर ब्लड है वो हमेशा आर्टरीज लेके जाती है। हाँ मैंने बिल्कुल यही सिखाया है। तो सर 100% ये भी वेन हो जाएगी क्योंकि इम्प्योर ब्लड ले जा रही है, और ये हो जाएगी आपकी आर्टरीज क्योंकि क्या ला रही है? प्योर ब्लड ला रही है। बिल्कुल गलत। ऐसा क्यों सर? ये जो है आपकी वेन नहीं है, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। तो सर फिर ये भी आपकी आर्टरी नहीं है, दिस इज योर पल्मोनरी वेन। ऐसा क्यों सर? ये तो हमारे साथ आप धोखा कर दिए, चीटिंग कर दी आप हमारे साथ। अरे चीटिंग नहीं की बेटा, लॉजिक, साइंस है लॉजिक, तो हमें लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक क्या कह रहा है? देखो ध्यान से देखो,
यहाँ पे जो आर्टरीज है और यहाँ पे हमने पल्मोनरी आर्टरी क्यों लगे, क्योंकि देखो बेटा जब ब्लड यहाँ से आएगा और यहाँ से उसको इतना ऊपर जाना है और यहाँ से तो उसको पूरी बॉडी में जाना है, तो सोचो ब्लड पे कितना प्रेशर होगा। जब प्रेशर नहीं होगा तो वो ऊपर तक जाएगा कैसे। तो ब्लड को वो इतना हाई प्रेशर, ब्लड को जो हाई ब्लड प्रेशर है वो बियर करना है, उसको झेलना है, और झेलने के लिए मजबूत होना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे वेन होती, वो इतनी पतली सी थिन सी वेन होती है तो फट जाती। अगर यहाँ पे आर्टरी है जो कि थिक है तो वो उस ब्लड प्रेशर को क्या कर लेगी, क्या कर लेगी, झेल लेगी, सहन कर लेगी। और इसीलिए भगवान ने हमें यहाँ पे क्या दी है, एक आर्टरी दी है। लेकिन सर तो इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी क्यों है, आर्टरी रख लेते हैं। अरे बेटा आर्टरी रख लेते तो फिर तो दोनों में लड़ाई नहीं हो जाती कि सर मैं तो आर्टरी हूँ, मैं तो प्योर ले जाती हूँ, मैं आर्टरी मैं प्योर ले जाती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए हमने इसको याद रखने के लिए इसको नाम दिया है पल्मोनरी आर्टरी, और इसको हमने नाम दिया है पल्मोनरी वेन, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग प्योर ब्लड। ये आपकी लंग्स में से प्योर ब्लड लाती है और उसको लाके कहाँ छोड़ देती है, आपके हार्ट में। सो सिंपल। एक और आता है कि सर ये डबल सर्कुलेशन क्या है, बहुत बार सर सुनने में मिलता है, पूछते रहते हैं सर, परेशानी करते हैं पूछ पूछ के। अभी सुनो, बॉडी में ब्लड आया, बॉडी से ब्लड आके आपके हार्ट में आ गया, हार्ट से नीचे वाले चैम्बर में कहाँ गया, लंग्स में। अगर ये यहाँ से बॉडी में चला जाता तो ये क्या कहलाता है, सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट में एक बार ब्लड आया, बॉडी में चला गया, सिंगल सर्कुलेशन। पर देखो यहाँ क्या, यहाँ से हार्ट में जा रहा है, हार्ट तो नहीं जा रहा सर, ये तो वापस हार्ट में आ रहा है। तो बेटा जब सेम ब्लड 2 बार हार्ट में आया, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, मतलब सेम ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार आता है, वापस कहाँ जाने से पहले, बॉडी में जाने से पहले। बॉडी से आया नीचे वाले वेंट्रिकल, लंग्स, लंग्स से एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड नाउ टू योर बॉडी। हार्ट पे 2 बार आया ना, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। और एक इन भाई साहब पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये जो है ना बीच में लकीर, ये क्या है सर, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्यों दी है ये, अरे नहीं देते सर तो ये तो दोनों मिल जाते ना, ये तो कोई मिल गया वाली बात हो जाती है कि दोनों मिल जाते, और जब मिल जाते तो सर क्या इम्प्योर और क्या प्योर, तो सब मिक्स हो जाता। तो ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, इसीलिए भगवान ने, देखो भगवान ने सब सेटिंग करके भेजी है। भगवान ने कहा है कि मेरे को सब देके भेजना पड़ेगा, ये बहुत बुरा के सारे, तो उन्होंने सारी सेटिंग करके भेजी। उन्होंने क्या कहा कि चलो मैं इनको भी अलग करके भेजता हूँ, इन दोनों को अलग कर दिया ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो और आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो पाए, मिल पाए। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अगर सेप्टम नहीं होती तो क्या होता, कुछ नहीं होता, दोनों ब्लड मिक्स हो जाते, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती और अल्टीमेटली शायद आपकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एक्सपेक्टेड थे कि आपके चैप्टर में आ सकते हैं। ये आपके हार्ट का डायग्राम है, एट्रियम, वेंट्रिकल और ये सब कुछ। ये आपका डबल सर्कुलेशन कि लंग्स, ये तो अच्छा फिश का बनाया हुआ, ये रहा आपका मैमल्स का कि जब हार्ट में आता है लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, लास्ट यूरिन फॉर्मेशन क्या होती है, स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन के, तो देख लो भाई, इंपॉर्टेंट डायग्राम है नेफ्रॉन का, पढ़ के जाना इसको। 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो आता है ना आजकल टीवी में, पूरा ही फिल्टर कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब हटा दूंगा उसमें से। ये भी यही करता है, ये सब हटा देता है। आपका जो ब्लड किडनी में आया उसमें से सब हटा देता है, ये सब गायब कर देता है। ये आपके ब्लड में से वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया सब हटा देगा। उसके बाद में क्या होगा, अब देखो सर ये तो बेवकूफ है, इसने तो सब कुछ ही हटा दिया, कुछ काम की चीजें भी तो थी उसमें, सब घर ले जाएगा तो मैं क्या चलाऊंगा, बॉडी कैसे चलाऊंगा। कोई बात नहीं, एक बार फिल्टर हो गया है ना, वापस से एब्जॉर्ब कर लेंगे। किसने मना किया हमें वापस से एब्जॉर्ब करने में, फिर एब्जॉर्ब इट अगेन, कुछ नहीं करना है। क्या होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, चीजें वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, जो काम की चीजें वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। और लास्ट में आपकी जो ट्यूब्स है वो सिक्रीट कर देगी, और उसमें से ब्लड, ये जो ट्यूब्स है ये सारी काम की चीजें वापस आपके ब्लड में सिक्रीट कर देगी, और जो वेस्ट होगा वो कलेक्ट होके फिर यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो एक बार इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेफ्रॉन का डायग्राम आ सकता है। ग्लोमेरुलस का काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, साइट याद रखना भाई, यही होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद में रीएब्जॉर्प्शन, ये जो दो जो यू शेप बना रखा है ना, इनका काम क्या है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक जगह सॉल्ट का और एक जगह वाटर का। ठीक है, देख लेना एक बार इसको। और बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था मेरी साइड से, जो मेरे को लगता है आपके लाइफ प्रोसेसेस में जो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना आप। इसमें से जो भी टॉपिक डिस्कस किए प्लीज एक बार रिवाइज करके जाना, सारे क्वेश्चन देख के जाना। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर में से मैंने सारे डिस्कस कर लिए, इसके बाहर आने के चांसेस ऐसी बहुत कम है। इतना पढ़ना, इसको रिवाइज करना, ध्यान से कोई चीज नहीं समझ में आया फिर से पूछ लेना, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।